मैं आज श्री बद्रीनाथ धाम में जो आजकल प्रकरण चल रहा है सबके संज्ञान में है कि वहां पर चढ़ावे के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चढ़ावे की चोरियां हुई, वो सब प्रकरण आपके सामने है। लेकिन इसी बीच मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी जी ने मुझ पर ये आरोप लगाए कि कथित प्रकरण में जिस व्यक्ति का नाम आया प्रमोद नौटियाल, उसका मुझसे बहुत पहले का परिचय है। 2000 पहले का या 2003 का उन्होंने जिक्र किया, उससे पहले का परिचय का जिक्र किया। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बात वो कहें उस बात को साबित करना उनका दायित्व है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं उस व्यक्ति को तब पहली बार मिला जब मैं मंदिर समिति में अध्यक्ष बना। वो व्यक्ति मंदिर समिति में मेरे दायित्व ग्रहण करने के पहले से उसी पद पर कार्यरत था। मैंने पहले भी कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है 2003 में उनकी ज्वाइनिंग हुई। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा उनसे पहले का कोई परिचय नहीं, कोई कहीं मुलाकात नहीं। जानकारी यह है कि मंदिर समिति के एक पूर्व अध्यक्ष के वो सगे भतीजे हैं। जो अध्यक्ष के वो सगे भतीजे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और अतीत में 2001-2 के आसपास वो अध्यक्ष रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है, मैं ये भी नहीं जानता था, लेकिन इसी बीच जानकारी जुटाई तो तब पता लगा कि वो उनके भतीजे हैं। अब ये जो चोरी का मामला है, ये कहां से उजागर हुआ, आज क्या स्थिति है, और मंदिर समिति में जबरदस्ती मेरे नाम को ऐसे लोगों के साथ क्यों जोड़कर करने की कोशिश सत्ताधारी दल द्वारा की जा रही है, मैं इस बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कर रहा हूं। मैंने कुछ समाचार पत्रों की कतरने और कुछ मंदिर समिति के डॉक्यूमेंट हैं, कुछ वो आपके बीच लाए हैं। यहाँ पर ये जो स्क्रीन लगी है, नंबर 1 जरा ये कहानी कहाँ से शुरू होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहानी यहाँ से शुरू होती है। उत्तराखंड में हमारे माननीय कई विधायकों ने उस समय सहकारिता मंत्री पर यह आरोप लगाए कि सहकारी बैंक में भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए। यहां से इस बात की शुरुआत होती है। नंबर 2, सहकारी बैंकों में रिश्तेदारों को बांट दी गई नौकरियां, ये खबरें थी, और अपने अपने रिश्तेदारों को पद पर बैठे हुए लोगों ने किस तरह से नौकरियां लगाई, आज भी वो लोग कार्यरत हैं। इस बात से कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता। ओपन विश्वविद्यालय में किस प्रकार से मंत्री जी ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को नौकरी लगाया, यह बात उस समय बहुत अच्छे तरीके से प्रचलित थी। कोऑपरेटिव बैंक में इसके अलावा ये है, इसमें नहीं है ना? हाँ, नंबर नेक्स्ट। कोऑपरेटिव बैंक में 30 करोड़ के लोन में घपला किया, यह हमने आरोप लगाया। जांच के आदेश दिए गए पर उस जांच का कोई अंजाम तक वो जांच नहीं पहुंची। आज भी कोई किसी को पनिशमेंट इसमें नहीं मिला। शेयर मार्केट में रुपए लगा दिए गए, डूब गया। ये मंत्री जी के आदेश पर हुआ, ये हमने आरोप लगाया। ये उस समय बात प्रचलित थी। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, 10 जुलाई 2022 को मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मिला, और उससे पहले 2 दिन पहले एक घटना घटी। मैंने वो भी जुटाने की कोशिश की पर मुझे अभी मिल नहीं पाया, पर आप सब जानते हैं इस बात को कि चमोली जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक व्यक्ति से एक प्रार्थना पत्र ग्रहण किया, और उस प्रार्थना पत्र पे मेरे मंदिर समिति में रहते हुए 3-4 बिंदुओं पर
आपत्ति की गई और इसमें जांच की मांग की गई कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक पत्र लेके गया, वो पत्र जरा दिखाओ तो। हाँ, ये वो पत्र है, ये वो पत्र है जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने धन सिंह रावत कोऑपरेटिव मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री के विभागों में हो रही तमाम अनियमितताओं, नौकरियों को बेचने के कारोबार की जानकारी सार्वजनिक की है। इसलिए ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने के एवज में धन सिंह रावत जी ने कुछ लोगों के द्वारा मुझ पर आरोप लगाए हैं और पारदर्शिता रखनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मेरे भी कार्यकाल के जांच हो, उस कार्यकाल की जांच हो, लेकिन मेरी जांचों का डर दिखाकर मेरी आवाज बंद करने की धन सिंह रावत जी की कोशिश सफल नहीं होनी चाहिए। जांच उनकी भी होनी चाहिए। जांच एक ही कमेटी करे, वो मेरी भी करे, उनकी भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच पारदर्शी होनी चाहिए और जांच किसी माननीय न्यायाधीश के देखरेख में होनी चाहिए। इस लेटर का अंतिम पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने ये लिखा है कि इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा यह भी आग्रह है, मेरा यह भी आग्रह है कि मुझ पर व मेरी अध्यक्षता वाली समिति पर लगाए गए आरोपों की जांच के साथ ही माननीय मंत्री जी के प्रश्रय में सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले, ऋण आवंटन घोटाले, शेयर घोटाले, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्रवक्ता भर्ती घोटाले, निदेशक भर्ती घोटाले तथा स्वास्थ्य विभाग में फर्जी घोटालों के आधार पर आयुष्मान योजना के तहत हुए घोटालों की भी जांच हेतु माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में 1 सप्ताह के अंदर पृथक से अलग अलग जांच समितियां गठित की जाए। मैंने ये कहा, मेरे लिए भी बने और उनके लिए भी बने। इसमें आपत्ति नहीं कि एक ही कमेटी भी करे तो तटस्थ जांच हो, बस इससे मतलब है कि तटस्थ हो, पारदर्शी हो, कोई भी कमेटी करे। मैंने ये मांग की। उसके बाद तब से लेकर अब तक कोई जांच हुई हो मुझे जानकारी नहीं मिली। मुझे किसी जांच के लिए नोटिस नहीं हुआ, न बुलाया गया। द्विवेदी जी का कहना है, उस दिन अध्यक्ष जी का कहना है कि मेरे पे कोई वाद न्यायालय में चल रहा है, मेरी जानकारी में वो भी नहीं है। कोई मुझे न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ आज तक, न मेरे खिलाफ मेरी जानकारी में कोई ऐसा वाद चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रामक तथ्य पेश करके जो उनके द्वारा कृत्य किए गए हैं उनको, उनसे जनता का ध्यान बरगलाने की कोशिश भर है। साथियों, नेक्स्ट अब आते हैं हम, ये बद्रीनाथ प्रकरण क्या हुआ। मैंने जो आरोप लगाए सहकारिता मंत्री जी पर, उन आरोपों की जांच न करके मुझ पर यह दबाव बनाने की कोशिश कि हम आपकी जांच कर देंगे। हम उससे नहीं डरते, हमारी जांच, हमने तब भी लिख के दिया कि हमारी जांच कर लो, हम आज भी कहते हैं कि हमारी जांच कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा पीछे आवाज मत करना भाई। लेकिन उसके बाद अब बद्रीनाथ मंदिर में चोरी का प्रकरण कैसे सामने आता है। बद्रीनाथ मंदिर में चोरी के प्रकरण की खबर या उसका खुलासा पहले किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। नेक्स्ट दिखाना, ये भैरव सेना संगठन का पत्र है और जिसमें पहली बार इस पत्र के माध्यम से ये बात उजागर की गई कि बद्रीनाथ में चढ़ावा जो है उसको चोरी किया जा रहा है। और जब ये बात प्रकरण ये सामने आया तो 2-3 दिन तक हमने मंदिर समिति के और सरकार के अगले कदम पर ध्यान रखा कि इनका अगला कदम क्या होता है। स्वाभाविक रूप में जब कोई बात सामने आती है तो स्वाभाविक रूप में सरकार से या मंदिर समिति के अध्यक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि इस प्रकरण में वो स्टेप उठाएं। और पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप यह होता है कि उस संस्थान के वरिष्ठतम अधिकारी को जिन पर ये आरोप लगने की संभावना है उनको उस प्रक्रिया से अलग किया जाता है। सरकार का आदेश होना चाहिए था कि चूंकि मंदिर समिति में ऐसा प्रकरण आया, मुख्यमंत्री जी की ओर से इसको इनिशिएट किया जाना चाहिए था
कि चूंकि मंदिर समिति में ऐसा प्रकरण आया और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है, तो सबसे पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष तक उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन से निवृत्त किया जाता है। सस्पेंड करनी थी उनको, उनकी जो ड्यूटीज थी, उनके जो अधिकार थे, वो सब सस्पेंड करने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष को पूरा मौका दिया गया कि वो इस जांच को किस तरह दबाने का काम करें। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने पूरी तरह से कथित व्यक्ति प्रमोद नौटियाल को बचाने का काम किया। जिस तरफ से 40 दिन की सीसीटीवी की फुटेज सेफ रहनी चाहिए थी, उसमें 8 ही दिन की सीसीटीवी की फुटेज पाई गई, बाकी डिलीट कर दी गई। मंदिर समिति में सीसीटीवी की फुटेज को अक्षुण्ण रखने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की जवाबदेही होती है। उस कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी पर मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस सीसीटीवी फुटेज को सेफ न रखने के एवज में क्या उनसे प्रश्न पूछा, कैसे ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई या डिलीट हो गई, इसकी कोई जानकारी है? इसलिए हमें लगा कि ये मामला संदेहास्पद है, और जब हमें यह लगा कि मामला संदेहास्पद है, तो उसके बाद धीरे धीरे आगे की सभी परतें खुल गई। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा उस व्यक्ति से पुराना परिचय था। नंबर एक बात कि ऐसा कोई परिचय नहीं था, वो इसको प्रूफ करें, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जहां तक प्रमोद नौटियाल नाम के व्यक्ति का प्रश्न है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उनका नाम इसमें आया। मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने कोई ऐसा काम उन्हें निजी रूप में नहीं सौंपा या कि आधिकारिक रूप में मैंने उन्हें कोई काम नहीं सौंपा। ठीक है, वो पहले से काम करते आ रहे थे, जिस पद पर करते आ रहे थे वो अपना काम करते रहे, लेकिन मैंने उन्हें कभी कोई ऐसा काम नहीं सौंपा। इसमें भी कोई राज है कि मैंने क्यों नहीं सौंपा, क्योंकि व्यक्ति के बारे में उसके काम करने के तरीके से पता लग जाता है कि वो अपने काम के प्रति और जिस काम में उसे लगाया गया उसके प्रति कितना निष्ठावान है। इसलिए मंदिर समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को किसी खास काम पर लगाए। ये खास काम पर द्विवेदी जी ने इन्हें लगाया, और ये इस बात से पुष्टि होती है। नेक्स्ट निकालो, ये नेक्स्ट, ये कार्य आवंटन का रोस्टर है, और इस कार्य आवंटन के रोस्टर में बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, सब नोडल अधिकारी श्री राजेंद्र चौहान मंदिर समिति, और नंबर 13 पे दिखे थाली भेंट गणना। थाली भेंट गणना मतलब जो चढ़ावा आता है उसकी गणना में लगाया गया राजेंद्र चौहान मंदिर अधिकारी, और नंबर 2 श्री प्रमोद नौटियाल निजी सचिव माननीय अध्यक्ष, और उनका मोबाइल नंबर भी है। मतलब उनको स्पेशल ये दिया गया कि मोबाइल नंबर भी उनका अंकित किया गया। ये डेट मैं पता करके आपको बता दूंगा, लेकिन ये वहीं से मुझे जानकारी मिली है कि ये इसी समय, इसी यात्रा सीजन में ये रोस्टर बना है। अप्रैल का है, इसी यात्रा सीजन का है, और इसके लिए उन्हें बाकायदा यहां से जाने आने का खर्च भी दिया गया, टीए जो होता है वो भी दिया गया। अब गंभीर बात यह है कि माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि वो बद्रीनाथ में आके चर्चा करें। देहरादून में उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने मुझे बद्रीनाथ आकर चर्चा का न्योता दिया है। ऐसी परिस्थिति में जबकि जो दूसरे व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि यह काम मैंने वरिष्ठ स्तर पर मिले निर्देशों के अनुरूप किया है, जिसमें कि अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल के द्वारा मुझे आदेश दिए जाते थे। इस बात से बहुत स्पष्ट हो गया है कि मंदिर समिति में क्या क्या चल रहा था। अब नेक्स्ट आइए आप। ये वो कहाँ गया, वो जो अखबार की कटिंग थी एक, नहीं जिस, आखिर ऐसी क्या बात है कि स्पष्ट रूप से मंदिर समिति के अध्यक्ष पर प्रत्यक्ष
आरोप प्रतीत होने के बावजूद उनको पद से नहीं हटाया जा रहा है, ये दोस्ती क्या कहलाती है? ये दोस्ती क्या कहलाती है? क्या ये दोस्ती एक दूसरे को बचाने की दोस्ती है? मुख्यमंत्री जी की निष्ठा उत्तराखंड के जनता के प्रति न होकर, भगवान श्री बद्रीनाथ जी पर न होकर उनकी निष्ठा उनके दोस्त द्विवेदी जी पर दिखती है, और इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की। मुख्यमंत्री जी की दोस्ती का एक प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से मुख्यमंत्री की दोस्ती क्या है। टीडीसी तराई बीज निगम, आप सबको ये जानकारी होगी, और इसमें सन 2010 की बात है, शायद 2010 की बात है। इस प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भुवन चंद्र खंडूड़ी जी उस समय के मुख्यमंत्री थे, और एक सज्जन तराई बीज निगम में अध्यक्ष के पद पर थे, और समाचार पत्रों की खबर है कि भ्रष्टाचार पर किया करारा वार, बीज एवं तराई विकास निगम अध्यक्ष द्विवेदी को पद से हटाया, यह खबर थी। अब 2009 में खंडूड़ी जी हट चुके थे और निशंक जो है मुख्यमंत्री बने। 2009 में 10 की बात या 11 की? 2009 के लोकसभा चुनाव के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, आप उन्हें फैक्ट क्लियर कर दीजिए। 2010 में अगर इनकी नियुक्ति हुई थी तो निशंक ने की थी सर। नियुक्ति नहीं कह रहा हूं मैं। अरे तैनाती भी की थी तो उन्होंने की थी सर। नहीं, नियुक्ति नहीं कह रहा हूं भाई, मैं हटाने की बात कर रहा हूं। मैं हटाने की बात कर रहा हूं कि इनको उस समय हटाया गया था। अमरजीत जी हैं? सर निशंक की तब थी। हाँ, जो भी रहे हो शायद वही रहे हो, फिर ठीक है। 15 नवंबर 2011 की खबर है, भ्रष्टाचार पर फिर किया करारा वार, बीज एवं तराई विकास निगम अध्यक्ष द्विवेदी जी को पद से हटाया। अब आप ये बताइए, जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के चलते पद से हटाया गया हो, उन्हीं की सरकार में धामी जी की ऐसी क्या दोस्ती और क्या निष्ठा उस व्यक्ति से थी कि उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त पद है, इस पद पर उनकी नियुक्ति क्यों की गई? धामी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उनका क्या ऐसा मोह है कि जो इतने विवरण मिलने के बाद भी, इतने आरोप लगने के बाद भी वो हमारे पूरी आस्था को शर्मसार करने पर आमादा है, लेकिन मंदिर समिति के पदाधिकारियों को बचाने में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे क्या कारण हैं, मैं जानना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस में आकर इस बात पर बात करें, सफाई दें। और आज पूरे उत्तराखंड के लोग ये मान बैठे हैं कि ये जो कुछ भी मंदिर समिति में घटित हुआ, इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके लोगों को आशीर्वाद है, और मुख्यमंत्री जी की सहाय पर ये सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद। सर ये जो डीडीसी वाला आप बात कर रहे हैं, डीडीसी वाली जो आपने बात की, इसमें एकमात्र एफआईआर आपकी सरकार में इसी के ऊपर हुई थी, लेकिन 5 साल कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये जेल में नहीं गया। अगर किसी सरकार में, 5 साल किसी व्यक्ति की सरकार में या किसी की सरकार में, चाहे हमारी सरकार में, अगर एफआईआर हुई तो उसकी भी विवेचना होनी चाहिए कि क्यों बचा, कैसे बचा, किसने बचाया। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कि एक जुर्म के चलते उन्हीं की सरकार में पद से हटाया गया हो, उसको दोबारा बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी जैसे बहुत ही सम्मानित स्थान पर अध्यक्ष के पद पे रखने में माननीय मुख्यमंत्री जी के क्या इंटरेस्ट है, इसको बहुत ही बारीकी से देखे जाने की जरूरत है। एक एक करके
एक सवाल मैं पूछना चाहती मैं आरोप प्रत्यारोप अध्यक्ष की डीकेटीसी का और आपके बीच में जो चल रहे हैं एक के बाद एक, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक ट्रैप में आपको फंसाया जा रहा है कि मूल मुद्दा तो चोरी का था, मूल मुद्दा है वो जो आपका एक जो नोटियाल है, इज अ वेरी स्मॉल फ्राई, कोई और इसका डायरेक्ट कर रहा था। मूल मुद्दा ये है कि दिलराज जैसे और आप सीबीआई की जांच की इंक्वायरी कर रहे थे। अब आप ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप एक दूसरे को आरोपों पे कर रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि मुझ पर आरोप ये लगा रहे हैं कि ये उसका परिचित था, मेरा परिचित था। बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा परिचित है, लेकिन कोई अगर पर जिस समय के वो परिचय की बात कर रहे हैं वो झूठ है। वो इस झूठ को इसलिए स्थापित करना चाहते हैं कि अपनी खाल बचा सकें। असल में उनकी खाल ऐसे बचनी नहीं है, उनकी खाल बचनी है तटस्थ जांच से। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं। एक बात और आई थी कि साहब वीआईपीओ के बंदोबस्त के लिए मंदिर समिति ने खर्च किया। मैं उसको बहुत बड़ा मैंने उस दिन भी कहा कि कोई इतना बड़ा प्रकरण इसलिए नहीं है कि मंदिर समिति के बजट में प्रावधान होता है अतिथि सत्कार का, और अतिथि सत्कार में अगर पहले दिन किसी की व्यवस्था न होने पर मंदिर समिति ने अगर कुछ लोगों की व्यवस्था की तो उन लोगों को यह चाहिए था, अगर वो राजनीतिक लोग हैं उनको ये चाहिए था कि वो मंदिर समिति से पूछ लेते कि कितना खर्च आया, वो दे देते उसको। और उस दिन मैंने ये कहा कि अभी भी ये ऑप्शन बचा है कि भाजपा के वो लोग जो इस बात से आरोपित हैं कि उन्होंने मंदिर समिति के खर्च पर यात्रा की, उनसे अभी भी वो इसको ठीक कर सकते हैं कि वो मंदिर समिति के उस बिल के साथ ऊपर से 51,000, इतनी हैसियत उनकी सबकी है कि वो ऊपर से 51,000 मंदिर समिति को दे दें और उस पाप से वो ऋण हो जाए। कोई बात ही नहीं है वो। तो बात यह है कि दान में चढ़ाए गए पैसे में से चोरी करने के आदेश कहां से थे,